हाय। नमस्कार। हाँ, नमस्कार। नेहा जी, डॉक्टर ये निशांत जी ज्वाइन कर चुके हैं। हाँ जी सर, ठीक है। इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस हिंदी दैनिक वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, आईएफपीएच निरंतर दैनिक वेबिनार आयोजित करता है। हमारा हिंदी सेशन होता है 7:30 to 8:30 और इंग्लिश सेशन 8:30 to 9:30 और लोकल मलयालम लैंग्वेज सेशन होता है 9:30 to 10:30। तो आज का हमारा 698वां सेशन है और अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले हम रूटीन प्रेयर करेंगे। एक नाम है उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ मिस्टर निशांत जैन। तो मिस्टर निशांत जैन का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ आईएफपीएच फोरम पे। जैसा कि हम सब जानते हैं, बीएचजेन फार्मास्यूटिकल होम्योपैथी से बहुत लंबे टाइम से जुड़ा हुआ है। बीट एजुकेशन हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे बुक्स हो, और आज की डेट में वेबिनार्स और सेमिनार्स भी कंडक्ट करते हैं। तो काफी पुराना एसोसिएशन है बीजेन फार्मास्यूटिकल्स का। तो आज जो हमारे सीईओ हैं डॉक्टर मिस्टर निशांत जैन, वो हमारे को होम्योपैथी की मेडिसिन की गुणवत्ता के बारे में कुछ यहाँ पे नॉलेज और टिप्स देंगे। तो मिस्टर निशांत, आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना सेशन। मैं डॉक्टर मिस्टर निशांत जैन के विषय में भी कुछ बताना चाहूँगा। निशांत जैन जी थर्ड जनरेशन अपने बिजनेस में है और मैं इनसे काफ़ी बचपन से मैं इनको देख रहा हूँ। काफ़ी मैच्योर्ड, अब कह सकते हैं कि काफ़ी मैच्योर्ड और अच्छे, और जो मैनेजमेंट इन्होंने संभाला है अपने फादर का, तो इसके लिए मैं इनको बहुत ही बधाई देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ। ओवर टू यू मिस्टर निशांत। थैंक यू डॉक्टर साहनी, थैंक यू डॉक्टर कक्कर। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? इज इट ऑडिबल बिल्कुल बिफोर आई स्टार्ट? बिल्कुल आ हाँ रही जी, आ है। रही आ रही जी। आ रही। हाँ जी। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आईपीपीएच के अंदर, आईएफपीएच के अंदर मुझे आपने मौका दिया। हमारे बीजेन का कंट्रीब्यूशन होम्योपैथी के अंदर लगभग 60 सालों का हुआ है। और जैसे डॉक्टर साहनी बता रहे हैं कि थर्ड जनरेशन का मैं एक हिस्सा हूँ, जो डॉक्टर प्रेमनाथ जैन का एक पौधा लगाया हुआ था पब्लिशिंग को लेके। आज पब्लिशिंग से बढ़कर बीजैन केवल किताबों में ही नहीं, कई सारी होम्योपैथिक कैटेगरीज के अंदर सर्विस करता है। लगभग जैसे अभी आज के समय में हम लोग होम्योपैथिक बुक्स, होम्योपैथिक जर्नल, होम्योपैथिक सॉफ्टवेयर, होम्योपैथिक एजुकेशन, ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म, और लगभग 14 साल पहले हम लोगों ने फार्मास्यूटिकल का ये छोटा सा पौधा लगाया था, जो आज के समय में एक बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन और अच्छे लेवल के ऊपर ये पौधा आज कुछ छोटी सी कली बन के कुछ फल निकलने चालू हुए हैं। और इस दौरान लगभग 14 साल के अंदर जो मैंने होम्योपैथिक दवाओं के अंदर बनाने के समय के अंदर जो सीखा है कि इस क्वालिटी होम्योपैथिक दवाइयों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और क्यों है। क्योंकि क्वालिटी हर एक चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप कोई भी कार्य करें। लेकिन स्पेशली जब हम होम्योपैथिक दवाइयों की बात करते हैं तो एक क्वालिटी एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। क्योंकि अब जब हम दवाओं की जब बात करें तो उस क्वालिटी का महत्व क्या है, मैं उसके बारे में आज बात करना चाहूँगा। और लगभग जो बीजन ने जब सबसे शुरू में फार्मास्यूटिकल प्रोजेक्ट के बारे में हम लोगों ने अपना विजन सोचा था कि हमें एक दवाइयों का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट करना है, तो सबसे पहला सवाल यह आया था कि क्या एक वाकई में एक नई होम्योपैथिक कंपनी को, जबकि इतनी सारी होम्योपैथिक कंपनी आज विश्व भर के अंदर अवेलेबल हैं, तो क्या एक और होम्योपैथिक कंपनी की ज़रूरत है इस एक दवा बनाने के लिए? बिकॉज काम बहुत शुरू से चल रहे थे, हर किसी डॉक्टर की सक्सेसफुल प्रैक्टिस भी हैं और लोग होम्योपैथी का जो सराहना और उसकी एक बेनिफिट्स देखते हैं। तो क्या एक और नई कंपनी की ज़रूरत थी? तो उस क्वेश्चन का जब आंसर निकालने की कोशिश करी तो बहुत सारी ऐसी वजह थी कि शायद इस ज़रूरत को, हम एक गैप को जहाँ पे जो हमने आइडेंटिफाई किया, उस गैप को भरने की कुछ जगह हमें दिखी और उसी बेसिस के ऊपर हमने आगे काम बढ़ाने की कोशिश करी। अगर हम होम्योपैथी के क्रूड प्रिंसिपल्स पे चलते हैं, उससे पहले जस्ट टू शो अबाउट होम्योपैथी के अंदर लगभग 55 साल से ऊपर हो चुके हैं आज के समय में बीजन लगभग 500 एम्प्लॉयज़ के साथ में
6 अलग अलग वर्टिकल्स होम्योपैथी के अंदर करते हैं बुक्स का, जैसे मैंने आपको बताया। लगभग 100 कंट्रीज के अंदर बीजन की प्रेजेंस है। आज हमें प्राउड होता है कि कहीं पर भी अगर होम्योपैथिक डॉक्टर विश्व भर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो उन डॉक्टर्स के लाइब्रेरी का एक, या किसी भी होम्योपैथी की डिपेंडेंसी का बीजन एक छोटा सा हिस्सा बन के एक बड़े अच्छे पिलर के ऊपर खड़ा हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ आई कम डाउन टू सेकेंड टू द प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी, जो हम सब जानते हैं कि सिमिलिया सिमिलिबस क्वारंटर, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टैगलाइन है होम्योपैथी के लिए, लाइक्स क्योर लाइक्स। जिन सिंकोना बार्क, जिससे होम्योपैथी प्रोड्यूस कर, लाइक मलेरिया के जैसे सिम्टम्स सिंकोना बार्क जैसे क्रिएट कर सकता है, तो होम्योपैथी की हायर पोटेंसी में वो क्योर करने की भी क्षमता रखता है। इसी तरह से अगर हम बात करें रक स्टॉक्स की, अगर किसी भी ह्यूमन या एनिमल के टच में आने से जो कुछ सिम्टम्स क्रिएट हो सकते हैं, स्वेलिंग के, इचिंग के, ब्लिस्टर्स के, अगर हम रेपर्ट्रियल रेफरेंसेस भी देखें तो शायद इन्हीं सिम्टम्स के ऊपर रक्सटॉक्स काम भी करता है। कॉफ़ी क्रूडा, जो एक बहुत अच्छा, हम लोग सबके सब जानते हैं कि इंसोम्निया को, स्लीप को ख़त्म करने के लिए कॉफ़ी हम लोग एवरीडे लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। वही कॉफ़ी क्रूडा इंसोम्निया के सिम्टम्स को क्योर करने के लिए भी पोटेंशियल रखता है। हालांकि मैं कोई होम्योपैथ नहीं हूँ, तो मैं किसी को होम्योपैथी सिखाने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन उसका एसेंस बताने के लिए कि जिन चीज़ों से होम्योपैथी के सिम्टम्स, एक मनुष्य के अंदर सिम्टम्स क्रिएट होते हैं, तो होम्योपैथिक दवाई हायर पोटेंसी में उसी चीज़ को क्योर करने की क्षमता भी रखते हैं। लेकिन जो हम होम्योपैथिक क्वालिटी की जब बात करते हैं, तो क्यों ज़रूरत है होम्योपैथिक दवाओं की एक अच्छी क्वालिटी का होना, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इमेजिन कर सकते हैं एक छोटा सा कण जिससे वो मदर टिंचर बनता है। अगर आप ये देखें यहाँ पे ऑरेंज कलर, अगर टोटल हर्ब के कंटेंट में 1:10 के रेशियो में जाता है, वही अगर हम 3x पोटेंसी पे ले जाते हैं उस दवा को, तो वो ऑरेंज कण 1:100 के रेशियो में इतना छोटा सा कण बन के रह जाता है। सो एक 3x पोटेंसी तक की छोटी से छोटी पोटेंसी में जो दवा का मेन मूल है, वो बहुत छोटी सी परसेंटेज में आ जाता है। और वही चीज अगर हम 30C पोटेंसी पे चले जाते हैं, तो वो 1:100 की रिपीटेड 30 गुना बन जाता है, जो इस छोटे से कण को 30C के अंदर पूरे ब्रह्मांड के बराबर भी वो कंटेंट उतना छोटा रह जाएगा इन अ 30C पोटेंसी। इफ वी थिंक अ ग्रेन ऑफ सैंड, सॉरी, कैन 10 to the power 60, मतलब कि 10 के ऊपर 60वां हिस्सा अगर उतना बड़ा कण आ जाता है, तो दवा का कण उस छोटी सी 30 पोटेंसी में कितना रह जाएगा। तो इसीलिए जो वो छोटा सा कण है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको किसी भी दवा में निकालना, आज की टेक्नोलॉजी, आज की साइंस के लिए बहुत डिफिकल्ट है। आज इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि होम्योपैथी, स्पेशली जहां पर दवा का जो मूल यंत्र है, मूल कारण है, मूल तत्व है, उसकी प्रेजेंस उतने ही कम लेवल के ऊपर अगर वो गलत होगा, तो मेरी दवा के एक्शंस उतने ही गलत भी हो सकते हैं। तो आज मेरे को मेक श्योर करना बहुत ज़रूरी है कि जितने मैं दवाई, मान लीजिए अगर आज मैं आर्निका मोंटाना किसी को दवा देना चाहता हूं, और उसकी जगह पे अगर डॉक्टर या पेशेंट आर्निका मैक्सिकाना वाली दवाई अगर यूज करके अपने आप को ट्रीट करना चाहे, तो वो शायद क्योर नहीं हो सकती। मैं ये उदाहरण आपको क्यों दे रहा हूं, क्योंकि शायद आज होम्योपैथी जगत में, क्योंकि ये जब ट्रेसेबिलिटी किसी दवा की बहुत मुश्किल होती है फाइंड करना, ढूंढना, तो काफी सारी कंपनियां उस चीज को अपने जिम्मेदारी से हटकर खाली प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर काम करना चालू कर देती है। क्योंकि आर्निका मोंटाना जैसी दवा शायद अगर 5,000 रुपये किलो की आती है, वहीं पे आर्निका मैक्सिकाना जैसी दवा केवल 400 रुपये किलो की आती है। तो अगर ये कण गलत होगा, तो जो उसका मेन आर्निका मोंटाना का काम करने का होना चाहिए, उसकी जगह पे शायद मैं कोई गलत दवा पेशेंट को दूंगा जिसकी कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं है। तो आज इस होम्योपैथी के अंदर हमारे को
ये ढूंढना, ये पहचानना कि मेरा जो रॉ मटेरियल है जिससे मैं दवा बना सकता हूँ, वो रॉ मटेरियल का सही होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि अगर आप आयुर्वेदा की बात करते हैं या एलोपैथी की बात करते हैं, तो किसी भी लेबोरेटरी में आप उसका फाइनल प्रोडक्ट को जाके टेस्टिंग कर सकते हैं कि क्या ये वाकई में पैरासिटामोल है, वाकई वाकई में ये कोई भस्म है। तो वो कोई भी लेबोरेटरी इसको टेस्ट करके बता सकती है कि हाँ ये कौन सी भस्म है या ये कौन सी केमिकल सोर्स है। लेकिन होम्योपैथी में ये आइडेंटिफाई करना, इसको पहचानना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसीलिए हमारा सही दवा सही दवा का चुनाव करना, जो आप लोग अपने प्रैक्टिस के अंदर, क्लिनिकल प्रैक्टिस में कई कई घंटे लगा के अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद कोई दवा को निकाल के देते हैं कि इस पेशेंट को, मैं मेरे पास पेशेंट आया, मैंने उसको प्रिस्क्राइब किया, उसके सिम्टम्स निकाले और मेरे को पल्सटेला 30 देनी है। अब आपको कैसे श्योर होगा कि पल्सटेला 30 वाकई में पल्सटेला 30 भी है, या वो पल्सटेला 31 या 32 है, या वो पल्सटेला ही नहीं है, ब्राइनिया के नाम से दवाई या पल्सटेला दे पा रहे हो क्योंकि उसमें टेस्टिंग नहीं है। तो आज वो दवा का मेन मूल निकालना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो कम से कम वो बेसिस हमें ढूंढ के वर्क करना, डाइल्यूशन के केस के अंदर हम उसको सही तरीके से पहचान सकते हैं। अब होम्योपैथी को डिफरेंस क्या करते हैं? दो चीज़ें हैं जो होम्योपैथी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, एक प्रोसेस, दवा जो डाइल्यूशन बनाते हैं, जिसको जो छोटा सा कण है वो दवा में कैसे कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस के थ्रू वो एनर्जी में एक चेंज आता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको। हम सब लोगों ने अपने अपने घरों के अंदर पुदीने की चटनी कभी खाई होगी। अब पुदीने की चटनी का जो मिश्रण है, आप अगर मिक्सी में डालते हैं, उसी पुदीने की चटनी का मिश्रण आप सिलबट्टे के ऊपर घिस के बनाते हैं, क्या दोनों के कलर, दोनों के टेस्ट, दोनों की सुगंध सेम रहती है? वो कभी सेम नहीं होगी, क्योंकि जो सिलबट्टे पे पीस के बनाते हो वो आप उसको एनर्जाइज कर रहे हो एक तरीके से, और वो जो उसका महक है, जो उसकी आज एनर्जी है, वो एनर्जी आपकी चेंज हो जाती है, जो कभी भी आपको मिक्सी के अंदर वो डालने से वो एनर्जी जनरेट नहीं हो सकती। आज वो होम्योपैथी का प्रोसेस उस एनर्जी का एक हिस्सा ही है। उस एनर्जी को क्रिएट करने का एक प्रोसेस है कि जब तक मैं किसी डाइल्यूशन को स्ट्रोक्स सकशन के तरीके पे कंसिस्टेंट स्ट्रोक नहीं देता, वो नेक्स्ट पोटेंसी नहीं जा सकती। जब तक मैं किसी बायोकेमिक दवा को ट्राइचुरेट नहीं करता हूं, वो ट्राइचुरेशन एक नेक्स्ट पोटेंसी बनाने का एक कैपेसिटी नहीं रखती। तो इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ट्राइचुरेशन या सकशन होना एक प्रोसेस की तरह से होम्योपैथी के अंदर बहुत जरूरी है। अगर उसमें कहीं भी हेर फेर रहा तो सही पोटेंसी डेवलप नहीं हो सकती। सो विद इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द रेमेडी या डाइल्यूशन, सही डाइल्यूशन बनाने के लिए सिर्फ दो कारण हो सकते हैं। पहला चीज, उसका सोर्स सही होना चाहिए, और दूसरा चीज, उसका जो प्रोसेस है, उसकी बनाने की जो विधि है, उसमें कहीं कोई गलत पॉइंट नहीं बनना चाहिए, जहां पर हम उसका प्रोसेस है उसको सही तरह से हमें डाइल्यूट करना है और सही तरह से सकशन करना है या ट्राइचोरेट करना है, तभी वो दवा सही तरीके से बन पाएगी। अदरवाइज होम्योपैथिक दवा नेक्स्ट लेवल के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने कहीं कॉम्प्रोमाइज किया तो दवा सही नहीं बन सकती। अब इफ वी, बहुत बार एज होम्योपैथ्स, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस भी रहा है कई सालों का, होम्योपैथी के अंदर आज किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर को हम लेके चलते हैं, एवरेज लेवल पे लगभग लगभग हमारे एक सक्सेस रेशियो लगभग 60 से 70% या 75% तक रहती है। और वो जो 25-30% की शायद सक्सेस रेशियो नहीं हो पाती, उसका हम कारण बोल देते हैं कि शायद पेशेंट ने सही तरीके से मेरे को सिम्टम नहीं बताए। शायद हो सकता है कि मेरे को किसी तरह से अपने पेशेंट ने मैं उसकी पोटेंसी का चुनाव करना मेरे से गलती हो गई, या सही दवा निकालना मेरे से मिनिमम तक पहुंचना कहीं ना कहीं चूक गया। लेकिन इसका जो 25 से 30% का फेलियर है, उसका बहुत बड़ा कारण होम्योपैथिक दवा का सही प्रोसेस से ना बनना भी हो सकता है। बहुत बार आपकी प्रैक्टिस में होता होगा, यार ये सिमिलम के लिए ब्राइनिया 30 सबसे बेस्ट दवाई है, और आपने ब्राइनिया 30 पेशेंट को दी,
लेकिन उसके बावजूद भी ओब्रायन अथॉरिटी ने काम नहीं किया। तो जरूरी नहीं है कि आपका चुनाव गलत था, शायद ये भी हो सकता है कि वो दवा जिस तरीके से बनाई गई वो प्रोसेस ही गलत हो, या जिस पोटेंसी से बनाई गई वो पोटेंसी सही ना हो, या जिस आपने डाइल्यूट सही तरीके से करी लेकिन सकशन सही तरीके से नहीं किया, तो पोटेंसी ही नहीं बनेगी और दवा काम कैसे करेगी। आज होम्योपैथिक जगत के अंदर बायोकेमिक को एक सप्लीमेंट की तरह दवा को तरह माना जाता है, उसको दवा की तरह हम लोग नहीं देखते। उसकी मेन वजह, आज बायोकेमिक रेमेडीज को सप्लीमेंट क्यों माना जाता है, क्योंकि उसका रिजल्ट में हमें कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन अगर बायोकेमिक रेमेडी को हम सही तरह से ट्राइचुरेट करेंगे, 1 घंटे तक अगली पोटेंसी बनाएंगे, तो हम लैक्टोज नहीं दे रहे, उसको दवा दे रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें बहुत ध्यान रख के अगर दवा को बनाते हैं। एक छोटा सा मैं अपना एग्जाम्पल बोलूंगा, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं दूंगा। अभी मैं 2 महीने पहले नेपाल के अंदर था, और वहाँ के डायरेक्ट ड्रग कंट्रोलर के साथ मेरी डायरेक्ट मीटिंग थी, और उनके साथ मेरा जो डिस्कशन था, उन्होंने कहा कि मैं आपकी होम्योपैथिक दवाइयों को अलाउ करूं तो क्यों करूं, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस से होम्योपैथी दवा तो काम ही नहीं करती, बिकॉज आपके सरकार ने आर्सेनिक एल्बम को कोविड के दौरान बड़ा प्रमोट किया, और उसने बड़ा अच्छा रिजल्ट आपकी सरकार ने दिखाया। लेकिन हमने उस आर्सेनिक एल्बम को कोविड के दौरान हम लोगों ने अपनी मास लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन करी, और उसके कुछ भी रिजल्ट नहीं आए। तो मेरा उनसे दूसरा सवाल ये था, सर क्या आपने ये वेरीफाई किया कि जो जिस तरीके से डाइल्यूशन आपके कंट्री में यूज की गई, या जिस कंपनी की डाइल्यूशन यूज की गई, क्या वो इफेक्टिव भी थी या नहीं? क्योंकि शायद हम छोटे मार्जिन्स के चक्कर में, छोटे प्रॉफिट्स के चक्कर में दवा तो दे देते हैं, लेकिन दवा बनाने का सही प्रोसेस कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, जो हमारे पूरे होम्योपैथिक जगत के लिए नेगेटिव बन जाता है। अगर हमें होम्योपैथी को स्ट्रांग बनाना है, अगर हमें होम्योपैथी को इम्पॉर्टेंट दर्जा देना है, तो इस प्रोसेस को और सेलेक्टिंग द राइट प्रोसेस एंड राइट हर्ब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सही दवा का चुनाव करना, मतलब कि आप तो दवा चुनाव कर रहे हैं, पर सही दवा को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बनाना और उसके सही प्रोसेस को फॉलो करना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट गोल होना चाहिए, तभी होम्योपैथिक दवा काम कर पाएगी। आज बीजन ने कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स को ध्यान रखते हुए अपनी दवा की मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट किया। ये 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जिसके बेसिस पे हम कोई भी दवा को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्वालिटी, और वो हर आदमी बात करता है, हर कंपनी बात करती है, हम क्वालिटी की दवाई बना रहे हैं। लेकिन क्या आपकी क्वालिटी आप किसी को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो? आप उसको किसी तरीके से इंश्योर कर सकते हो कि मेरी क्वालिटी की दवा किस तरीके से बना रहा हूँ? जरूरी नहीं है कि आपका बिल्डिंग, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है तो आपकी क्वालिटी की दवा बन रही है। शायद क्वालिटी के साथ साथ होम्योपैथिक प्रोसेस उसमें इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो बहुत जरूरी है। क्या मैं सही तरह से ट्राइचुरेट कर रहा हूँ, दवा सही बनाने के लिए प्रोसेस को सही फॉलो कर रहा हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द रूल कोड प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग द राइट क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आज जिस बेसिस पे होम्योपैथी की क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, जो हैनेमैन साहब ने बताई थी कि हमारे को जिस प्रोसेस से होम्योपैथिक दवा बनानी है, वो क्वालिटी की इंपॉर्टेंस होनी बहुत जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ट्रस्ट। आज हम लोग जो होम्योपैथिक दवा को बनाते हैं, उस ट्रस्ट को मेंटेन करना, कि जो डॉक्टर, बिकॉज जितनी दवा लिखी है, आप अपने लेबल को अगर किसी डाइल्यूशन से उतार दिया जाए, किसी डाइल्यूशन बॉटल से उतार दिया जाए, तो कोई भी शख्स इस दुनिया के अंदर ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि इस बॉटल में क्या है। तो इसका मतलब वो ट्रस्ट जिसके ऊपर वो लेबल पे वो दवा लिखी हुई है, वो दवा सही होनी बहुत ज़रूरी है। बीजन इंश्योर करता है हर प्रोसेस में, जिस लेबल पे जो दवा लिखी है उस चीज़ का सही कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। मैं उसके प्रोसेसेस आपको दिखाऊंगा आगे चल के, लेकिन ये ट्रस्ट फैक्टर बनाना बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी। अब हम बोलते हैं होम्योपैथी तो सेफ दवाई है, इससे कोई साइड इफेक्ट तो होते नहीं है, कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन आपकी जानकारी के लिए, एक प्रोसेस बनाने की विधि के अंदर भी हम कई बार छोटे छोटे गेन्स के चक्कर में अपनी दवा को नुकसानदायक भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं, तो होम्योपैथिक मदर टिंचर,
जिसको हम सब जानते हैं कि 21 दिन का मैसरेशन पीरियड होता है किसी भी हर्ब को अल्कोहल में। लगभग 21 दिन के लिए हम उसको मैसरेशन के लिए रखते हैं, और 21 दिन के बाद जैसे बीजन उसके अंदर आगे एजिंग पीरियड भी करता है ताकि सेडिमेंटेशन कम से कम हो। तो अल्कोहल जिस व्हीकल के अंदर यूज किया जाता है, अगर मैं जिस कंटेनर के अंदर वो दवा बना रहा हूं वो कंटेनर भी प्लास्टिक का हो, स्टेनलेस स्टील का ना हो, तो अल्कोहल की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो प्लास्टिक के पॉलीमर्स को ब्रेक कर देता है। अगर मैंने वो दवा प्लास्टिक के कंटेनर में बनाई तो वो प्लास्टिक के पॉलीमर्स को ब्रेक करके मेरी दवा को कार्सिनोजन बना सकता है, जिससे कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं लॉन्ग टर्म यूसेज में। उसी दवा को अगर मैं स्टेनलेस स्टील कंटेनर में बनाता हूं, सेम हर्ब को, तो कम से कम मेरा दवा जो फायदा तो करेगी वो अलग चीज है, नुकसान कम से कम और ऐड नहीं करेगी। तो मेरी होम्योपैथिक दवा बनाने का प्रोसेस, अगर ये छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, तो ये सेफ्टी हर स्टेप के ऊपर होनी बहुत जरूरी है, जो हमें ध्यान रखना है कि हम जब दवा बनाएं वो मेरे पेशेंट को तो ठीक करे ही करे, साथ में नुकसान बिल्कुल ना करे। चौथा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कंसिस्टेंसी। अगर मैं कंसिस्टेंसी की बात करता हूं तो आज हमने जो दवा बनाई वो सालों बदाल साल हर बैच पे सेम क्वालिटी का रिजल्ट देते रहना चाहिए। अगर आज का बैच मेरा अच्छा है और 6 महीने के बाद मेरा बैच सही नहीं है, तो वो बेसिकली कंसिस्टेंट क्वालिटी होने ना होने के कारण से होम्योपैथी का नाम खराब होता है, हमारा कॉन्फिडेंस खराब होता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट और तरीका कंसिस्टेंट होने का है आपके डॉक्यूमेंटेशन। जिस तरीके से हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, हर दवा के परचेज हिस्ट्री, हर दवा के क्लिनिकल रिकॉर्ड्स, हर दवा के सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, अगर आप मेंटेन करके उसको वेरीफाई करेंगे तो आपकी क्वालिटी कंसिस्टेंट हर बैच के ऊपर सेम रहेगी। लेकिन अगर आपके पास कोई मापदंड ही नहीं है किसी चीज़ को रेफर करने के लिए, आपने अपने एक्सपीरियंस में बोला हाँ ये कैलेंडुला की मदर टिंचर आई है, कैलेंडुला की हर्ब सही है, इसको बना दीजिए, लेकिन वो कैलेंडुला के बाद आपके पास आपने जो पिछले 4 महीने पहले कैलेंडुला बनाई थी, क्या उसके रिजल्ट कितने थे, आज जो बनाई उसका रिजल्ट क्या है, आगे बनाएंगे उसका एक प्रमाण आपके पास बनेगा, तो आपकी क्वालिटी हर लेवल के ऊपर आप मैच करके नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। अदरवाइज अगर हमारे एक क्वालिटी लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं ये ट्रेसेबिलिटी या डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, तो मेरा प्रोसेस कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगा, जिससे मैं सही क्वालिटी हर वक्त शायद ना दे पाऊँ। तो दिस कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे एक आखिरी इंपॉर्टेंट चीज है ट्रांसपेरेंसी। होम्योपैथिक जगत के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के समय में ट्रांसपेरेंसी है। अनफॉर्चुनेटली अगर मैं आपको कहूं 10,000 फार्मेसी हिंदुस्तान में एग्जिस्ट करती हैं, 10,000 फार्मेसी में 10% फार्मेसी पे भी अगर मेरा कोई पेशेंट बूफोराना की सीएम पोटेंसी मांगने जाएगा, और हम सब मानते हैं कि बूफोराना जैसी रेयर रेमेडी सीएम पोटेंसी के अंदर मिलना हर फार्मेसी में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन 90% फार्मेसीज आपको पीछे कमरे के पीछे जाएंगे, उसके ऊपर लेबल लगा देंगे, सर ये लीजिए बूफोराना सीएम पोटेंसी। एग्जाम्पल का मतलब ये है कि सर हमारे यहाँ पर शायद क्योंकि एंड प्रोडक्ट में जब टेस्टिंग नहीं है, तो आप कैसे इंश्योर करोगे कि आपके प्रोसेसेस, आपकी दवा जो आप दे रहे हो वो सही है कि गलत है। ट्रांसपेरेंसी होना कि मैं किस चीज से दवा बना रहा हूं, किस प्रोसेस से दवा बना रहा हूं, क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, कब मैंने परचेज किया, कब उसकी ट्रेसेबिलिटी है, अगर ये मैं ट्रांसपेरेंट होके काम करूंगा तो शायद मेरे डॉक्टर पे, मेरे पेशेंट पे, मेरी कंपनी के ऊपर भरोसा होगा, और वो ट्रांसपेरेंट होके कम से कम वो विश्वास करके उस दवा को यूज कर पाएगा। So this is the way Beagen tries to attain all the important aspects of manufacturing, चाहे वो क्वालिटी हो, ट्रस्ट हो, सेफ्टी हो, कंसिस्टेंसी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, एंड इसी बेसिस पे इन्हीं पिलर्स के ऊपर हम अपनी दवाओं को बनाते हैं। कमिंग डाइल्यूशन के बारे में मैं एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा कि लगभग लगभग आज हमारे को 14 साल होने को आए हैं जब से हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट किया है। हमारे पास आज की डेट के अंदर भी केवल 500 डाइल्यूशंस अवेलेबल हैं। हम चाहें तो हम जैसे बाकी कंपनियों ने 2-2 3-3 हज़ार डाइल्यूशन की लिस्ट बनाई हुई है,
और अवेलेबल कराई हुई है, हम भी कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस दिन हम लोगों ने सबसे पहली नींव डाली, हमने डिसाइड किया कि हम खुद की बैक पोटेंसीज बनाएंगे। वो क्यों बनाएंगे? जब हम खुद की बैक पोटेंसीज बनाने जाते हैं, जिसका मतलब है कि मैं खुद अपनी हर्ब को प्रोक्योर करूंगा, क्योंकि मेरी हर्ब अगर मैं प्रोक्योर कर रहा हूं तो मैं किसी भी लेबोरेटरी में उस हर्ब को आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि वाकई में ये रक्सटॉक्स है, वाकई में ये आपका पल्सटेला पेरेंटेसिस है, या नक्स वोमिका है, या नक्स मोस्टाता है, या आर्निका मोंटाना है। ये कम से कम ये आइडेंटिफाई तो जरूर होगा कि मेरी हर्ब सही है कि गलत है। और जब मैं हर्ब सही में इंश्योर करता हूं तो मेरा पहला पार्ट, जैसे मैंने पहले बताया, आपका जो कण है वो सही होना बहुत जरूरी है। वहीं पर अगर आप बैक पोटेंसी किसी कंपनी की लेके बोलते हैं कि चलो मैंने, जैसे अभी तक होम्योपैथी में पिछले 300 साल में होता आया है कि आज अगर मेरे को अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चालू करनी है तो किसी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर से 30 पोटेंसी मेरे को दवा देनी है तो 29C मैं मार्केट से ले लूंगा, या 200 पोटेंसी बनानी है तो 199C मैं किसी और से ले लूंगा। और वो 199C मैंने भरोसे पे तो ले ली, लेकिन कोई साइंटिफिक डेटाबेस नहीं है मेरे पास जो मुझे इंश्योर कर सके कि ये वाकई में 199C थी या वो 29C थी। लेकिन अगर मैं खुद की बैक पोटेंसी बनाता हूं तो मुझे ये श्योरिटी है कि मेरा रॉ मटेरियल, चाहे वो रक्सटॉक्स था या पल्साटेला था या नक्सवामिका था, वो सही था। So my raw material is absolutely 100% right. This is what we try to do. वो हम कोशिश करते हैं कि मेरा रॉ मटेरियल जिससे मैं दवा बना रहा हूँ वो 100% सही हो। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो डाइल्यूशन को ठीक बनाता है वो है प्रोसेस। जैसे मैंने बताया कि आप सकशन विद कांस्टेंट स्ट्रोक, विद कांस्टेंट सकशन, जो दवा को एनर्जाइज करता है, जो दवा के अंदर आप दवाई क्रिएट करता है, हम उसके लिए केट्रॉनिक्स पोटेंटाइजर, जो हम लोगों ने इंटरनेशनल बेल्जियम से इंपोर्ट किया है, जो आज की डेट में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कैलिब्रेटेड मशीन है आपकी पोटेंसी को बनाने के लिए। हालांकि हैनेमेनियन पोटेंसी बाय हाथ से बनाने के अंदर उससे बेहतर तरीका डाइल्यूशन बनाने का नहीं हो सकता। हैंडमेड पोटेंसीज आर द बेस्ट पोटेंसी, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं लिमिटेशन है। डॉक्टर हैनीमैन ने भी अपने समय में मैक्सिमम 200 दवाइयां बनाई, 200 पोटेंसी तक। अगर हम बात करें आज के समय में, अगर हमें 3000 डाइल्यूशन बनानी है हैनेमेनियन पोटेंसी में सीएम पोटेंसी तक, तो उतनी हाई पोटेंसी तक दवा बनाने के लिए मुझे हर बॉटल को अलग अलग पोटेंसी में बॉटल चेंज करने में, हैंड स्ट्रोक देने में, विद कंसिस्टेंट स्पीड देने में, वो एक ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। जब हम इतनी बड़ी डाइल्यूशन लिस्ट की बात करते हैं तो हैंडमेड पोटेंसी टिल सीएम लेवल, टिल जितनी भी आपकी डाइल्यूशन की लिस्ट है, वो बनाना इम्पॉसिबल है। और अगर आपने बीच में कोई भी प्रोसेस चूक गए तो आगे की पोटेंसी नहीं बन सकती। तो इसीलिए हैंडमेड पोटेंसी की एक लिमिटेशन है। तो हम लोगों ने एक कंसिस्टेंट, जो होम्योपैथी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, कि आपका प्रोसेस विद कांस्टेंट स्ट्रोक, विद प्रॉपर रेशियो ऑफ डाइल्यूशन, 1:99 का जो रेशियो मेंटेन करना जरूरी है। ये केट्रॉनिक्स पोटेंटाइजर करता क्या है? एक कण मदर टिंचर का लेगा, 99 कण वो अल्कोहल के लेके उसको सकशन करता है, एक पोटेंसी डेवलप करता है, उसके बाद दूसरी, तीसरी। कम से कम इसके अंदर ये श्योरिटी है कि मेरा जो कण है 1:99 का रेशियो मेंटेन्ड है, सेम स्पीड से आप स्ट्रोक दे रहे हैं, आप उस बेसिस पे अपनी डाइल्यूशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसी वजह से, इसी तरीके से हमने आज तक अपनी सारी डाइल्यूशंस हमने खुद जीरो से सीएम पोटेंसी तक हम बनाते जा रहे हैं। हर रोज नई डाइल्यूशन ऐड हो रही हैं, हर रोज नई पोटेंसीज ऐड हो रही हैं, ताकि हमें ये श्योरिटी अपने कस्टमर को दे सके जो भी डाइल्यूशन हम बना रहे हैं वो सही तरीके से बना रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ मेकिंग द राइट डाइल्यूशन। बट एटलीस्ट मैं ये श्योर कर सकता हूं कि जितनी दवा हमने बनाई, वो दवा कम से कम एक इफेक्टिव, जो बोरिक मेट्रोमेडिका में लिखी है या एलन की नोट्स में लिखी है, जिन सिम्टम्स के लिए वो दवा बनाई गई है, उन सिम्टम्स वो दवा काम करनी चाहिए। आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि ये ब्राइने 30 का पेशेंट था तो सही, लेकिन दवा काम नहीं करी। तो कम से कम ये श्योरिटी बीजन के लेवल पे हम आपको दे सकते हैं कि अगर वो ब्राइनिया 30 का पेशेंट है तो ब्राइनिया 30 ही काम करे, आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। सो दिस इज
व्हाट वी ट्राई टू डू, हम लोग अपने डाइल्यूशंस में कोशिश करते हैं। छोटा सा एग्जांपल, अब हम मदर टिंचर पे आना चाहता हूं मैं। और मदर टिंचर के अंदर आप, बहुत लोग उसको गलत मैरीगोल्ड फ्लावर के साथ में कंफ्यूज कर जाते हैं कि गेंदे का फूल और कैलेंडुला एक ही दवा है, लेकिन वो नहीं है। गेंदे का फूल एक सिमिलर फैमिली का ओरिजिन है, लेकिन कैलेंडुला कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट ओरिजिन। वो एक अलग ओरिजिन, मतलब फैमिली ओरिजिन सेम है लेकिन डिफरेंट स्पीशीज है, डिफरेंट हर्ब है। हमारे मदर टिंचर के अंदर अब छोटा सा लोग तरीके से, लोग कहीं पे शॉर्टकट्स जो करते हैं, वो जो मैं आपको बताना चाहूँगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे फार्माकोपिया के अंदर मेंशन्ड है कि होल प्लांट यूज करना चाहिए कैलेंडुला मदर टिंचर बनाने के लिए। अब कैलेंडुला मदर टिंचर जब आप बनाने जाते हैं, उसका मैक्सिमम अल्कली कंटेंट जो होता है वो फ्लावर में होता है। अब जब होल प्लांट की बात करते हैं, जब मैं मार्केट में परचेज करने जाता हूं, तो आप कैलेंडुला का पौधा अपने घर में भी लगा सकते हैं, और बड़ी आसानी से, बड़ी इजीली मार्केट में मिलता है। बहुत महंगा पौधा नहीं है। 60 रुपए किलो का ये पौधा मिलता है, जिसके बेसिस पे आप मदर नेचर बनाते हो, मार्केट के अंदर देना चालू कर देते हैं। लेकिन होल प्लांट का मतलब ये है कि उसमें फ्लावर भी होने चाहिए, रूट्स भी होनी चाहिए, स्टेम भी होनी चाहिए, बार्क भी होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री के अंदर, ट्रेड में कई दफ़ा कुछ कंपनियां इस चीज़ को मैनिपुलेट करके होल प्लांट तो ले लेती हैं, लेकिन बिना फ्लावर के लेती हैं। क्योंकि फ्लावर बिकता है 450 रुपये किलो का, और होल प्लांट बिकता है 60 रुपये किलो का। तो जब तक आपका कंटेंट फ्लावर के साथ मिला के आप मदर टिंचर नहीं बनाएंगे, तो बहुत छोटी सी हर्ब जो बहुत कॉमनली बनती है, उसमें जिस दवा ने काम करना है मैक्सिमम उसमें फ्लावर ने काम करना है, तो वो फ्लावर ही उसमें मिसिंग होगा, तो दवा के रिजल्ट कैसे आएंगे? तो बेसिकली ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोग अपनी दवा बनाने की विधि में, प्रोसेस के अंदर, कैलेंडुला तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उस कैलेंडुला के अंदर फ्लावर डालना भूल गए, या उसके अंदर हम लोगों ने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया अपनी क्वालिटी को। सो मदर टिंचर की बनाने का तरीका भी, आज जो प्रोसेस एचपीआई में मेंशन्ड है कि जिस तरीके से, जिस पार्ट को हमें यूज़ करना है, जिस तरीके से बनाना है, वो बनाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि प्लास्टिक कंटेनर, स्टेनलेस स्टील कंटेनर, हर दवा को अगर हम स्टेनलेस स्टील कंटेनर के अंदर बनाते हैं तो उसमें लीचिंग की प्रॉब्लम नहीं आती। लीचिंग आप समझते हैं, जैसे प्लास्टिक के अंदर अगर हम अल्कोहल डाल के रखेंगे, आज अगर आप देखेंगे अल्कोहल इंडस्ट्री में कोई भी लिकर आपकी प्लास्टिक बॉटल में नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि प्लास्टिक के अंदर अल्कोहल उसको पॉलीमर तोड़ने की कोशिश करता है, जो आपके लिए हानिकारक हो सकती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि नहीं, आपको स्टेनलेस स्टील के अंदर या ग्लास के अंदर बनाना चाहिए। आज वो कंटेनर को बनाना बहुत छोटा सा पॉइंट है, लेकिन वो दवा बनाने का प्रोसेस सही होना चाहिए। उसके बाद हम लोग अपने मदर टिंचर के अंदर एक और एडिशनल स्टेप करते हैं क्वालिटी को एनहांस करने के लिए। हर मदर टिंचर की एक एजिंग मेंटेन करते हैं। एजिंग का मतलब ये है कि अगर हम उस हर्ब को, बिकॉज सेडिमेंटेशन आपने देखा होगा बहुत से बार मदर टिंचर के अंदर सेडिमेंटेशन आ जाती है। सेडिमेंटेशन कोई फंगल ग्रोथ या कोई आउटसाइड मटेरियल नहीं है, लेकिन वो जो हर्ब है वो अपने आप के अंदर कुछ समय में वापस उसके कण डेवलप हो जाते हैं अल्कोहल के अंदर, तो उसको सेडिमेंटेशन कहते हैं। उस सेडिमेंटेशन को सेटल करने के लिए आपको, अगर हम उसको लंबे समय के लिए एजिंग करते हैं, एजिंग का मतलब कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा समय, 21 दिन तो मदर टिंचर बनाने की विधि है ही है, लेकिन उसके बाद कुछ कुछ मदर टिंचर को अगर आप 2 महीने तक बिना हिलाए, बिना उसको मूव किए आप उस हर्ब को रखे रहने देते हैं, तो जितने उसमें सेडिमेंट्स ग्रो होते हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे, और उसके बाद फिल्ट्रेशन करके अगर आप मदर टिंचर देंगे तो वो बिना सेडिमेंटेशन के मदर टिंचर आपको मिलता है। तो ये कि ये प्रोसेस है सेडिमेंटेशन को सेटल डाउन करने का। हालांकि सेडिमेंटेशन 100% फूल प्रूफ नहीं हो सकता, बिकॉज हर एक नेचुरल सेडिमेंटेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, एक अपने आप ही इसके अंदर ग्रो करता है, लेकिन उसको कम से कम किया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ एजिंग, जो बीजन भली भांति हर एक मदर टिंचर के लिए करता है। कुछ हर्ब्स के लिए 15 दिन की एजिंग की रिक्वायरमेंट है, कुछ हर्ब्स के लिए 6 महीने तक उसको एजिंग किया जाता है, ताकि उसमें सेडिमेंटेशन कम से कम। उस बेसिस के ऊपर उस दवा को फिल्ट्रेशन करके जब मार्केट में देते हैं तो उसमें कम से कम सेडिमेंटेशन आती है, ताकि आपको ये भरोसा हो सके मेरी दवा का मैक्सिमम, उसका जो टोटल सॉलिड काउंट है, उसका तो आपका पीएच लेवल है वो मेंटेन्ड है,
और आपको मैक्सिमम हर्ब के कंटेंट आपको मिलते हैं। सो ये कुछ कुछ प्रोसेसेस हैं जिनको हम इंश्योर करते हैं कि जहां से आपको जो भी दवा आप यूज कर रहे हैं वो सही तरीके से दवा बने। कमिंग नेक्स्ट टू बायोकेमिक। अब जैसे मैंने बताया, एक ट्रेडिशनल ह्यूमैनियन प्रिंसिपल है कि आपको जो बायोकेमिक बनाते हैं वो चीनी मिट्टी के अंदर मॉर्टर एंड पेसल, जो चीनी मिट्टी का जो घड़ा होता है उसके अंदर हमें 1 घंटा उसको ट्राइचुरेट करना जरूरी है। जब तक आप 1 घंटा ट्राइचुरेट नहीं करेंगे उसकी नेक्स्ट पोटेंसी डेवलप नहीं हो सकती। तो किसी भी होम्योपैथिक दवा को बनाने के लिए अगर हम उसको टैबलेट फॉर्म में देना चाहते हैं, उसको देने के लिए आपको ट्राइचुरेट 1 घंटा करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन शायद कहीं कुछ फार्मासिस्ट, कहीं कुछ लोगों के लिए मिक्सिंग करना और ट्राइचुरेट करना एक ही विधि है, लेकिन हमारे लिए होम्योपैथी के लिए ये एक नहीं है। एलोपैथी वाले नहीं समझ सकते। होम्योपैथी का जो मूल यंत्र है वो एनर्जाइज करना है। एनर्जी तभी जनरेट होगी जब आप उसको या तो ट्राइचुरेट करोगे या सकशन करोगे। तो ये ट्राइचुरेशन हमारे लिए होम्योपैथी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसकी वजह से होम्योपैथिक दवा बनेगी, वरना दवा नहीं बनेगी। तो हमारे यहाँ पर हर दवा को वो चीनी मिट्टी के वेसल के अंदर उसको ट्राइचुरेट किया जाता है 1 घंटे के प्रोसेस से, जिससे कि ये इंश्योरिटी होती है कि वो दवा हर पोटेंसी में आगे डेवलप होती चली जाए। और आज यही वजह है कि आज बीजन के बायोकेमिक अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो इंडिविजुअली दवा की तरह काम करेगा, सप्लीमेंट की तरह नहीं। इट कैन क्योर जो सिम्टम के लिए वो दवा बनाई गई है। मैकफॉस अगर स्पाज्म के लिए बनाया गया है तो स्पाज्म के ऊपर मैकफॉस को इंडिविजुअली काम मैक्सिमम लेवल के सिम्टम्स में कर लेना चाहिए। कालीफॉस अगर नींद के लिए काम आती है तो डेफिनेटली नींद के लिए कालीफॉस एक ऐसी रेमेडी है जो काम कर सकती है आपके स्लीप डिसऑर्डर्स को क्लियर करने के लिए। सो वो दवाई अपने आप के अंदर पोटेंशियल है उन सिम्टम्स को क्योर करने के लिए। सो ये कुछ प्रोसेसेस हैं जो सही तरीके से दवा को बनाने की विधि को यूज किया जाता है। हर चीज़ के डॉक्यूमेंटेशन, हर चीज़ के बेसिकली एक नो ह्यूमन इंटरवेंशन, जहाँ पे हम लोग दवा को मिनिमाइज टच एंड कंट्रोल से दवा को बनाया जाता है। कमिंग टू वाई बीजन इज, क्यों बीजन क्यों इन सब चीज़ों के लिए कर रहा है, बिकॉज लगभग 50 सालों की कमिटमेंट है होम्योपैथिक कम्युनिटी के लिए। हम लोग होम्योपैथिक दवा बनाने के लिए एक एक कमिटमेंट जिसको इतने सालों से हम लेके चल रहे हैं, उस कमिटमेंट को होम्योपैथी को फेस करो, जैसे ताकि कल अगर हम किसी कंट्री में कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर या होम्योपैथी से जुड़ी हुई इंडस्ट्री से कोई भी आदमी किसी ड्रग कंट्रोलर के पास जाके वो ये ना सुनना पड़े कि आपकी होम्योपैथिक दवाई काम नहीं करती। वो कमिटमेंट एक होम्योपैथिक इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम सब लोग होम्योपैथी का जो ट्रू पोटेंशियल है उसको पहुंचा सकें। ट्रस्ट इन द नेम ऑफ ब्रांड, आज बीजन के नाम से लोगों को बहुत भरोसा है। उस नाम को आगे मेंटेन करना, उस क्वालिटी को आगे देना एक हमारा एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम होम्योपैथी की जो सही साइंस है वो लोगों तक पहुंचा सकें। हर स्टेप को हम लोग प्रोडक्शन में जो आज ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि जब फाइनल प्रोडक्ट पे टेस्टिंग नहीं हो सकती, फिनिश प्रोडक्ट में होम्योपैथी में टेस्टिंग केवल आप व्हीकल को टेस्ट कर सकते हैं, दवा के कण को टेस्ट करना इम्पॉसिबल है। तो आपका जो प्रोसेस है, ट्रेसेबिलिटी है, उसको ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़रूरी है। एंड दिस इज द वे बीजन अपने पारदर्शिता को, हर प्रोसेस को उस पारदर्शिता की तरह से दिखाते हैं, ताकि हमारा प्रोसेस सही होगा तो एंड प्रोडक्ट ठीक होगा ही होगा। रॉ मटेरियल जो हम सोर्स करते हैं उसका सोर्स सही वेंडर का चुनाव करना, बिकॉज बहुत वेंडर होते हैं जिनका एक आदत है कि सही प्रोडक्ट के साथ में कहीं ना कहीं मिलावट करके देने में। हाइड्रोसिस कैनेडेंसिस जैसी दवा के अंदर आज के समय के अंदर 2 तरह की मिलावट होती है। या तो उसके अंदर हल्दी मिला दी जाती है जिससे उसका गोल्ड कलर आ जाता है, या चाइनीज हाइड्रोसिस मिक्स करके यूज कर लिया जाता है। अब हाइड्रोसिस कैनेडेंसिस सस्ती तो हो जाएगी, लेकिन जो हाइड्रोस्टिन उसका जो मेन एल्कली है जिसने काम करना है वही मिसिंग होगा तो दवा कैसे बनेगी। तो सही वेंडर का चुनाव होना बहुत जरूरी है। CGMP, बहुत कंपनी अपने आप को कहती हैं हम GMP फॉलो करते हैं, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए GMP का लाइसेंस आपको एक बार मिलता है 5 साल के लिए। आज आपने लाइसेंस आज तो ले लिया, लेकिन 5 साल तक अपनी फैक्ट्री में आप क्या कर रहे हैं किसी को कुछ खबर नहीं है। तो हम लोग अपने लेवल पे CGMP विच इज, जिसका मतलब है करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का मतलब है कि हर वक्त
जो आज का एनवायरनमेंट है, आज का डायनेमिक वर्ल्ड है, जिसमें हर रोज कुछ ना कुछ नया चेंज हो रहा है, नया बदलाव आ रहा है, उसके हिसाब से, उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को बदलना, अपने आप को ढालना बहुत ज़रूरी है। उस प्रोसेस को मेंटेन करना, ताकि आप आज सही तरीके से प्रोडक्ट को बनाया जाए, सही तरीके से प्रोडक्ट को आपको आगे अडेप्ट करना है, सही पैकेजिंग देनी है, सही तरह से डिलीवरी करनी है, हर तरीके से दवा को करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग होना बहुत ज़रूरी है। और ये ज़रूरी को हमें 5 साल के 1 साल में एक बार नहीं करना है, हमें हर रोज़ करना है। उस हर रोज़ को करने के लिए हम अपने लेवल पे हर रोज़ नए प्रोसेसेस को अडेप्ट कर रहे हैं जहाँ ज़रूरत हो, अपने आप को चेक कर रहे हैं ताकि जहाँ पे उसकी ज़रूरत हो ट्रेसेबिलिटी हो, ताकि हम दवाई कंसिस्टेंटली हर वक्त सेम तरीके से दे सकें। क्लीन रूम्स रिक्वायर्ड है। एलोपैथिक इंडस्ट्री में तो हमने बहुत देखा है कि हर होम्योपैथिक दवा का, हर दवा का बनाने का एक क्लीन रूम एनवायरनमेंट। क्लीन रूम का मतलब ये होता है आपका हवा, पानी, मैन, मटेरियल हर तरीके से क्लीन होके आपके मैन्युफैक्चरिंग रूम में जानी चाहिए। आप जो हवा वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, क्या वो एक मेंटेन्ड फिल्टर होके दवा हवा आ रही है? कि बाहर तो आंधी चल रही है, अगर आपके पास एयर कंडीशन कंट्रोल इस तरीके का नहीं है कि उस कण को रोक के आपके पास साफ हवा है जहाँ पे आप दवा बना रहे हैं, आप जहाँ पे मैन पावर की एंट्री कर रहे हैं, उस मैन पावर की एंट्री के साथ साथ कोई कंटामिनेशन तो नहीं हो रहा? क्या वो अपनी यूनिफॉर्म चेंज करके जा रहे हैं? क्या वो उस एनवायरनमेंट में काम करने के लिए केपेबल हैं कि नहीं है? आप जहाँ पे पानी दे रहे हैं, अब छोटा सा एग्जाम्पल, अब पानी के टंकी से जो पानी का पाइप आता है, आपने आज शाम तक काम किया, शाम को 6 बजे फैक्ट्री को बढ़ा के आप अगले दिन सुबह 9 बजे फैक्ट्री को वापस चालू करते हैं, या कल इतवार है, 2 दिन फैक्ट्री आपकी छुट्टी पे बंद है। अब आपके पानी के अंदर, पाइप के अंदर जो पानी फंसा हुआ है 12 घंटे तक, उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होने के चांसेस है। उस माइक्रोबियल ग्रोथ को बंद करने के लिए आपको क्या प्रोसेस करना पड़ेगा कि आपका पानी 24 घंटे 365 दिन मूवमेंट में रहेगा, ताकि उसमें कोई माइक्रो ग्रोथ ना हो। वो माइक्रो ग्रोथ नहीं होगी तो जो पानी आप यूज करेंगे दवा बनाने के लिए, वो आपको हर वक्त फ्रेश और क्लीन वाटर मिलेगा, स्टैग्नेंट वाटर नहीं मिलेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसके कारण से आज हम जो दवा बनाने का प्रोसेस करेंगे, चाहे वो पानी यूज कर रहे हो, हवा यूज कर रहे हो, मैन की एंट्री कर रहे हो, मटेरियल की एंट्री कर रहे हो, वो सब क्लीन आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अवेलेबल होगी, तभी आपकी दवा सही बन पाएगी। सो ये कुछ कुछ ऐसे वजह हैं जिसके बेसिस पे हम दवा को सही बना सकते हैं। हर डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास एक क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल, जिसको हम क्यूए और क्यूसी डिपार्टमेंट कहते हैं, दो अलग अलग डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में रिक्वायर्ड है। क्वालिटी एश्योरेंस आपके दवा बनाने के प्रोसेस को बताता है कि आपको कैसे बनाना है और कैसे इंश्योर करना है कि उस प्रोसेस में कोई कमी ना हो। जिस तरीके से दवा को बनाना है उसको इंश्योर करने का काम क्वालिटी एश्योरेंस का है, और जो दवा आपने बनाई उसकी टेस्टिंग करने का काम क्वालिटी कंट्रोल का है। तो दोनों डिपार्टमेंट का एक साथ में काम करना बहुत ज़रूरी है। बहुत मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर क्वालिटी एश्योरेंस का डिपार्टमेंट केवल नाम के लिए है, उसके ऊपर प्रोसेसेस को वेरीफाई करना, प्रोसेसेस को वैलिडेट करना, वो बहुत लेवल पे मिसिंग है। तो इस चीज़ों को सही करना क्वालिटी एश्योरेंस का डिपार्टमेंट का काम है, जिसको वो प्रोसेस और सिस्टम बनाते हैं। जैसे आप रूल्स बनाने वाले, आज कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है वो हमारा रूल्स बनाता है, और सुप्रीम कोर्ट है वो रूल्स को इम्प्लीमेंट करता है। वही काम एक क्वालिटी एश्योरेंस का है कि वो संविधान बना रहे हैं, और क्वालिटी कंट्रोल उसका सुप्रीम कोर्ट उसकी तरफ से चेक करता है जो उसको प्रोडक्ट जो बनाया वो सही है कि गलत है। हर चीज का एक ट्रेसेबिलिटी, रिकॉर्ड कीपिंग, हर स्टेप का एक रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है, जिसको हम इंश्योर करते हैं कि हमारा हर प्रोसेस, हर स्टेप पे एक दवा एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जब जाती है विद इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग, डॉक्यूमेंटेशन बनना। आज बीजन के अंदर हर बैच का लगभग लगभग 25 से 35 पेज का डॉक्यूमेंट बनता है, जो उसकी एक जन्म पत्री बन जाती है कि इस प्रोडक्ट को हमने जब बनाया, किसने परचेज किया, किसने उसको रॉ मटेरियल को टेस्टिंग किया, किसने उसको मैन्युफैक्चर किया, कौन सी दवा इस मशीन के ऊपर पहले बनी थी, किसने इसकी पैकेजिंग करी, किसने इसकी टेस्टिंग करी, और टेस्टिंग का रिजल्ट क्या था, ताकि आपके पास वो ट्रेसेबिलिटी आज नहीं अगले 5 साल तक मेंटेन रहे। तो ये रिकॉर्ड कीपिंग हमारे पास हर बैच का रहता है। टेस्टिंग हर स्टेज के ऊपर, चाहे वो रॉ मटेरियल पे हो, ड्यूरिंग प्रोडक्शन हो, या फिनिश गुड पे हो,
इन सब चीज़ों को मेंटेन करके हम लोग मेंटेन करते हैं ताकि वो टेस्टिंग को अपन इंश्योर कर सके। दीज आर द, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि बेस्ट इन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हम होम्योपैथिक दवाइयाँ बना रहे हैं। हम एश्योर कर सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंटेशन जो प्रोसेसेस हम कर रहे हैं वो केवल इंडिया में नहीं वर्ल्ड में अमंग द सर्वोपरि हैं, जहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता किसी भी होम्योपैथिक दवा को बनाने में। मदर टिंचर के ऊपर हम टेक्नोलॉजी तो यूज़ कर रहे हैं लेकिन ट्रेडिशनल हैनिमेनियंस प्रिंसिपल को, चाहे वो मदर टिंचर बनाने में हो या डाइल्यूशन बनाने में हो या बायोकेमिक या ट्राइचोरेशन बनाने में हो, टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो पुराने हमारे मूल तत्व हैं, मूल कारण हैं जिससे दवा हमारे को बनानी है, उसको इंश्योर किया जाता है कि हमारी दवाएं टेक्नोलॉजी के साथ साथ पुराने प्रिंसिपल्स के साथ जुड़े रहें ताकि वो दवा सही तरह की क्वालिटी दे सके। ये हम क्वालिटी अनकम जब हो सकती है तभी अनकम्प्रोमाइजेबल हो सकती है जब उसकी ट्रेसेबिलिटी हो और आपके काम करने के तरीके में ट्रांसपेरेंसी हो। ट्रेसेबिलिटी मतलब आप किसी भी चीज़ को किसी भी वक्त जाके उसकी वजह या उसका कोई उसका ढूंढना कारण, वो कारण ट्रेसेबिलिटी के कारण से आप ढूंढ सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन होगा तो आपके अंदर पारदर्शिता रहेगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप दवा सही तरीके से बना रहे हैं। सो आज होम्योपैथी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मिसिंग है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, ट्रांसपेरेंसी है, ट्राइसेबिलिटी है। अगर हम ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आज अपने प्रैक्टिस में भी, आप आज क्यों एलोपैथी बार बार बोलता है कि आपके होम्योपैथी में रिजल्ट नहीं है, ये प्लासिबो है। आज ही सुबह एक न्यूज़पेपर आर्टिकल आया, ये मदर टिंचर नहीं है, ये अल्कोहलिक प्रोडक्ट है। वो क्यों बार बार हमारे होम्योपैथी को अटैक करते हैं? क्योंकि हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन की कमी है। अगर हम ये डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके लोगों को दिखा सकें तो हमारे लिए बहुत बड़ी बैकिंग होती है कि कोई हमारे पे उंगली नहीं उठा सकता हमारी इंडस्ट्री पे। तो इस चीज़ को ले, चाहे हम मैन्युफैक्चरर हैं तो हमें अपने प्रोसेस के अंदर डॉक्यूमेंटेशन करना है, आप प्रैक्टिशनर हो तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए, क्लिनिकल रिकॉर्ड्स के लिए, क्लिनिकल वेरिफिकेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए अगर डॉक्यूमेंटेशन करना चालू करें तो कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी लोग हमारे पे उंगली नहीं उठा सकते कि होम्योपैथी काम नहीं करती। हमारी साइंस में इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है कि अगर हम लोग मिलके साइंटिफिक बैकिंग, उसकी डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना चालू करें तो होम्योपैथी के लिए एक बहुत बड़ा फ्यूचर है जिसको हम लोग किसी भी वर्ल्ड के अंदर, किसी भी पैथी से, किसी भी साइंस से हम लड़ सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर। मैं छोटा सा खाली आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से मदर टिंचर को बनाया जाता है या डाइल्यूशन को बनाया जाता है, ताकि थोड़ा सा आपको व्यू लगे। तो आई विल शेयर दैट रिकॉर्ड्स विद यू। Mother tinctures are the essence of homeopathic drugs. They are the active ingredients of drug sources extracted in alcohol through processes defined clearly in homeopathic pharmacopoeias. They are the base of homeopathy, and at BGen, 100% checks are applied at all levels of production to obtain the purest quality of mother tinctures. Let's see how the best homeopathic tinctures are made. Getting the correct herb raw material is of primary importance in the production of mother tinctures. Quality checks assure identification of correct herbs, while adulterants or spurious herbs are rejected at the very first step. After selection, the herbs are cleaned and sent for maceration or percolation. Best in quality 316 grade stainless steel containers are used for maceration as they have excellent corrosion resistance and are best for wet applications like mother tinctures. The maceration is carried out for 21 days with regular stirring. All steps are recorded to assure back tracing whenever required. The macerate is then subjected to hydraulic pressure to ensure maximum extraction of phytochemicals. This extract is filtered and kept for aging, unstirred and unmoved for days. Aging allows maximum sedimentation, resulting in clear and refined mother tinctures. After a final filtration, the tincture is ready.
But wait, this tincture needs to be testified on the parameters of homeopathic pharmacopoeia to get a final nod from QC. If it clears all the parameters, we get the best homeopathic tincture ready to be used for cures. These results are also matched with international standards. If the standards are lacking or outdated, BGen develops its own in-house standards for future references to assure consistent quality time and again. This way, we at BGen Pharmaceuticals make the best homeopathic tinctures from the best sources. अभी डॉक्टर भीमेश अरोड़ा जी का एक क्वेश्चन है। अभी मैं अभी 2 मिनट का एक वीडियो दिखाने के बाद उनका क्वेश्चन का आंसर मैं दे देता हूँ। अभी डाइल्यूशन के बारे में ये वीडियो है। Dilutions are the main instruments of homeopathy, and their competence depends on the traceability of their sources. At BGen, we assure to use authentic herbs for making tinctures, and we raise our own back potencies from them so that the traceability factor remains valid whenever required. Let's see how we make best dilutions at BGen. Exact proportion of drug to vehicle is taken through calibrated pipettes. Only grain-based extra neutral alcohol is used as vehicle for dilutions. The next important step is accurate method of potentization. Manual potentization is the best process for making dilutions. But when thousands of dilutions are prepared, manual potentization can be erroneous. To assure accuracy of procedure, BGen invested in the latest K-Tronic potentizer, an automated machine made by Levotics, a Belgian company, which gives a precision of 99.6% in raising potencies. The back potencies prepared by K-Tronic are stored in ideal temperature conditions and are used as a source for further potencies. For scarce raw material, well-documented back potencies are imported only from reliable European sources. For final potency, the dynamite machine is used, or a well-built man gives 10 downward strokes with a uniform force by hand. This final potency is carefully labeled, packed, and released for sale. BGen offers a comprehensive list of homeopathic dilutions ranging from 3x to cm. We have a wide range of LM potencies starting from 0/1 to 0/30 available in a pack size of 6 grams. BGen liquid dilution come in 10 ml, 30 ml, 100 ml and 450 ml pack size. अभी जैसे कि डॉक्टर भीमेश अरोड़ा जी का क्वेश्चन है कि हम कंटेंट के बारे में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो कॉम्पोजिशन मेथड, कॉमन मेडिसिन हैज़ अ माइंडसेट दैट जर्मन मेडिसिन आर गुड। सर ये सही है कि एक कॉमन आदमी को जर्मन मेडिसिन बेहतर समझते हैं, लेकिन शायद ये हमारे अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की कमी रही कि हमने ये ट्रस्ट, ये कॉन्फिडेंस अपने कस्टमर में, अपने यूज़र में जनरेट नहीं किया। डेफिनेटली होम्योपैथी का ओरिजिन जर्मनी से हुआ, लेकिन उस ओरिजिन के बाद आज जो टेक्नोलॉजी हम इंडिया में बना रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर जर्मन प्रोडक्ट्स के अंदर कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। वो टेक्नोलॉजी सारी आज इंडिया में भी अवेलेबल है, लेकिन हमारे ट्रांसपेरेंसी के तरीके से बनाने के विधि से होम्योपैथी के जो प्रिंसिपल, जो कोर प्रिंसिपल है, उसको अगर फॉलो किया जाए तो कहीं होम्योपैथिक मेडिसिन जर्मन मेडिसिन से इंडिया में कहीं कम नहीं है। दूसरा आपका क्वेश्चन है कॉम्पोजिशन मेंशन ऑन द मेडिसिन आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, हाउ वी इंश्योर। तो कॉम्पोजिशन सर मैन्युफैक्चरिंग जो मैं जैसे मैं बताया कि हाँ, ये आपको इंश्योर करना
आप किसी भी लेबोरेटरी में लेबल के ऊपर तो जो लिखा हुआ है आपको उसी पे विश्वास करना पड़ेगा, आप उसको कहीं पे टेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जो बनाने की विधि है, जो प्रोसेस है, अगर वो ट्रांसपेरेंट होगा, आप किसी भी स्टेज के ऊपर उसको चैलेंज कर सकते हैं, आप हमसे डॉक्यूमेंटेशन मांग सकते हैं, इसका प्रूफ क्या है कि जो आपने रक स्टॉक्स बनाया, आपने क्या सही रक स्टॉक से बनाया या प्रोसेस सही फॉलो किया। हम वो डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेसेबिलिटी, उस प्रोसेस को शेयर करने में हमें कोई हिचक नहीं है, क्योंकि हमने सही तरीके से दवा बनाई है और ये आपका हक है जानने का। तो एट बीजन आप कोई भी डाइल्यूशन हमसे आप जो परचेज करते हैं या यूज़ करते हैं, उसके सोर्स का आइडेंटिफिकेशन आप हमसे किसी भी वक्त मांग सकते हैं, एंड वी आर ओपन टू शेयर दिस। तो ये पॉइंट है बेसिकली। अब इसके बाद व्हाट इज 30C एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड 30C पोटेंसी से जो होम्योपैथी के लिए एज अ आप प्रैक्टिशनर हैं, आप समझते ही होंगे कि एक 30C पोटेंसी, हम अलग अलग पोटेंसी को प्रिपेयर करते हैं तो 1x जो होता है वो डेसिमल पोटेंसी पे दवा को बनाया जाता है मदर टिंचर के लिए, 1:10 के रेशियो पे। इसी तरह से जो सेंटिसिमल स्केल है, जो 1:99 के रेशियो में दवा को बनाया जाता है, वो सेंटिसिमल स्केल क्या आता है, इसलिए उसको सी पोटेंसी कहा जाता है। सी का मतलब सेंटिसिमल। तो आप हर दवा को एक एक स्टेप के ऊपर 1 पार्ट ऑफ मेडिसिन एंड 99 पार्ट्स ऑफ अल्कोहल, उसका 1C बनता है। उस 1C का 1 पार्ट ऑफ मेडिसिन एंड 99C मेक्स इट 2C, और इसी तरह से आप 30C पोटेंसी तक बनाते जाते हैं, ताकि उसका जो पावर है, लेकिन इस डाइल्यूशन करने के साथ साथ सकशन करना बहुत जरूरी है, जो 30C पोटेंसी बनाता है। एज पर देम दैट व्हेन जर्मन मेडिसिन आर कॉस्टली, दैट्स व्हाई। सर, ये हर चीज़ महंगी अच्छी नहीं होती, ज़रूरी नहीं है, बिकॉज हाँ, इम्पोर्टेड दवाइयाँ हैं तो महंगी हो जाती हैं, उस पर टैक्स भी लगता है, फ्रेट कॉस्ट भी लगता है, और वहाँ के खर्चे भी लगते हैं। जब वही चीज़, वही क्वालिटी जब हम इंडिया में दे सकते हैं, तो उसकी कॉस्ट के अंदर केवल लॉजिस्टिक कॉस्ट को हटा दिया जाए तो दवा के कंटेंट के अंदर आज हमारी बहुत सारी मदर टिंचर, हर्ब, चाहे हाइड्रोसिस हो, आर्निका मोंटाना हो, ये दवाइयाँ इंपोर्ट होके ही आती हैं, जो जर्मनी में भी इंपोर्ट होके आती होंगी, यूएसए से जर्मनी आती है, वही दवा यूएसए से इंडिया आती है। तो हाइड्रोसिस कैनेडेंसिस जो मैं बना रहा हूँ या जर्मनी में बन रही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। प्रोसेस बनाने का कॉस्ट, डेफिनेटली इंडिया एक चीपर कंट्री है तो यहाँ पे सस्ता पड़ता है। उस चीज़ को बनाने की कॉस्ट, आज बोलें कि पानी की बोतल यहाँ पर या जर्मनी में कोई फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है सर। सेम प्रोसेस, सेम दवा, सेम तरीके से बनाने के अंदर सिर्फ कॉस्ट एक्सपेंसिव है, प्रोडक्ट सेम है सर। एनी अदर क्वेरी सर? बहुत अच्छा बताया आपने निशान जी। जी और ड्रग पावर क्या है, एक सवाल आया है, ड्रग पावर क्या है? जी ड्रग पावर सर, ड्रग पावर पोटेंसी को ही कहा जाएगा। अगर देखिए, मैं होम्योपैथ नहीं हूँ, लेकिन मैं कमेंट करना मुझे पता नहीं, बट आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन ड्रग पावर क्या, वो पोटेंसी को ही कहा जाता है, जितना मेरी समझ है। ड्रग पावर को पोटेंसी के साथ में ड्रग का जो उसका जो प्रॉपर्टीज है, जी उसको दोनों को एसोसिएट करके ड्रग पावर के रूप में हम लोग कहते हैं। ड्रग माने दवा की शक्ति, है ना। दवा की जी शक्ति की बात करते हैं तो 30C 200C की बात आती है। लेकिन जब ड्रग पावर की बात करते हैं तो कहते हैं कि उसका जो थीमेटिक एरिया क्या है, उस पर क्या, कैसे वह काम कर रहा है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। राइट सर। और मैं ये एक आज का जो न्यूज पेपर पर हिंदू में जो छपा है एडिटोरियल, जी बहुत ही क्रूशियल है। और आज के समय में इसका बहुत ही ज्यादा महत्व हो जाता है, क्योंकि एक बिहार में भी ऐसा घटना घटा था कि किसी दवा के दुकान से किसी ने खरीदा उस बोतल को, और उसको पीने के बाद में उसका डेथ हो गया। और बहुत दिनों तक इस वजह से, बहुत कॉमन दवा है थूजा, हाँ थूजा का मदर टिंचर, थूजा का डाइल्यूशन को लेकर। अब उस पर लेबल में थूजा था कि अल्कोहल था। इसी पर जो एडिटोरियल का जो बेस है, इसी आधार पर वो एडिटोरियल है। तो ये एक होम्योपैथी के लिए बहुत बड़ा धब्बा लग जाता है कि आप सभी जानते हैं कि होम्योपैथी दवा कितना अच्छा है, कितना काम करता है, लेकिन अब वही थूजा को कह रहे हैं कि थूजा से। और बिहार में बहुत दिनों तक थूजा को बैन कर दिया गया था कि थूजा आप लोग नहीं खरीद सकते हैं। राइट सर। मदर टिंचर के अलग अलग पावर होते हैं।
इसलिए मदर टीचर बनाने के अलग अलग तरीके हैं, है ना। मदर टीचर बनाने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। आप फार्मेसी अगर पढ़े हैं तो उसमें बहुत अच्छा से इसका एक्सप्लेन किया गया है। तो बहुत अच्छा रहा सेशन आपका निशान जी। आपने वंडरफुल एंड एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन है आपका, मैं कहूँगा। और इतना अच्छा आपने जो इनर साइड ऑफ द मेडिसिन जो है आपने इसको हम लोगों के सामने में रखा, ये हम लोगों के लिए बहुत ही है और सभी के लिए आई ओपनर भी है। हम लोग कभी कभी जो अपने गलती को छिपाने के लिए दवा की बात करते हैं, तो यह बात भी है कि दवा सही नहीं है तो यह दिक्कत होगा, है ना। इसको बिल्कुल दवा का जो क्वालिटी है, दवा का जो रिलायबिलिटी है, ट्रस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन फॉर एनी अदर प्रैक्टिस। तो निशान जी, आपको आज के इस मीटिंग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर आए, फिर आइए, कुछ हम लोगों को समय समय पर आकर के इसी तरह का ज्ञानवर्धन करते रहिए। काफी अच्छा लगा, काफी लोगों ने किए थे। इसके साथ में हम लोगों का आज का सेशन समाप्त होता है। एंड नाउ द हिंदी सेशन एंड्स एंड पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू remain continue for the English session if they are willing to still do that. And over to you, Dr. Dhanesh, and you can start your English session now. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much.